तो आज मैं आपको साक्षात्कार कराऊंगा कराची का, बाबा की पुरानी बिल्डिंग्स जहां हमारे यज्ञ की स्थापना हुई, कराची में ले जाऊंगा। क्लिफ्टन में तो मैं अच्छा, लास्ट टाइम किसने किसने जो वीडियोस देखी थी यज्ञ हिस्ट्री के ऊपर हमने कुछ लिया था, किन्होंने, बहुत कम लोगों ने देखी है। लास्ट टाइम हम आपको कराची के बीच पर ले गए थे, उस बीच पर जहां दादियां तपस्या करती थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि यज्ञ में जितनी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स का इतिहास है। मैं सारी पुरानी बिल्डिंग्स दिखाने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो शुरुआत करते हैं यज्ञ हिस्ट्री की। तो बात है 1936, यहां भले 1937 दिखाया गया है। 1936 में हैदराबाद सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, और 1936 में सबसे बड़ी घटना यह हुई कि सिंध को, हैदराबाद सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। वहां उसके इलेक्शन होने लगे। आप देखिए गीत गाते हैं तो कहते हैं ना, पंजाब सिंध। तो देखिए सिंध एक अलग प्रांत था, तो जो रेड कलर का एरिया देख रहे हैं वही वास्तव में सिंध प्रांत था, नक्शे में जो दिखाया गया है। अच्छा, अंग्रेजों के जमाने में राजधानी कहां हुआ करती थी? कलकत्ता। इसलिए बाबा ने अपना सबसे पहले बिजनेस जो है कलकत्ता शुरू किया। बाबा कलकत्ता जाया करते थे। ये मैं आपको कलकत्ता में आपको ले जा रहा हूं, बिना किसी टिकट के, बिना किसी फ्लाइट टिकट या ट्रेन के टिकट के। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं कलकत्ता। यहां पे आप देख रहे हैं छोटा सा एरिया, ये ताजमहल नहीं है, इसे विक्टोरिया मेमोरियल कहते हैं। और इसके देखिए इर्द गिर्द कितने अच्छे खूबसूरत तालाब हैं। तो बाबा कलकत्ता में जब रहते थे तो अर्ली मॉर्निंग में निर्मल शांता दादी और नारायण दादा दोनों को कार से, भले विक्टोरिया मेमोरियल बताते हैं बाबा के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे था, ईडन गार्डन जो है आधे किलोमीटर की दूरी पे था, फिर भी बाबा सभी को कार से ले जाया करते थे। अज्ञान काल की बात बता रहा हूं, जब शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी। देख रहे हैं विक्टोरिया। यहां से एक और चीज आप देखेंगे, एक नदी दिखाई दे रही। कौन सी नदी है? कलकत्ता में कौन सी नदी है? हुगली नदी है। और ये विद्यासागर सेतु है, हावड़ा ब्रिज नहीं है, वो थोड़ी सी दूरी पर है। तो यहां पे एडन गार्डन है, और थोड़ा सा मैं आपको और दृश्य करीब का दिखाता हूं। वहां पे स्टेडियम भी है, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच होती है। और ये है बहुत ही फेमस, जिसे कहते हैं न्यू मार्केट, हॉग मार्केट। ये बहुत ही पुरानी मार्केट है जहां पे बाबा की दुकान हुआ करती थी। चलिए मैं आपको और नजदीक ले जाता हूं। ये हो मार्केट कलकत्ता की, जहां बाबा की दुकान हुआ करती थी। अब मैं आपको इस बिल्डिंग के पास ले जाता हूं जहां बाबा रहते थे। तो आपके सामने हैं, देखिए पुराने फोटोग्राफ, इस मार्केट, न्यू मार्केट के पुराने फोटोग्राफ। और ये रही बाबा की वो बिल्डिंग। इसके फर्स्ट फ्लोर पे बाबा की गद्दी अर्थात दुकान हुआ करती थी यहां पे। सेकंड फ्लोर पे बाबा रहते थे, और थर्ड फ्लोर पे बाबा का पार्टनर सेवक राम वो रहता था। 1, 2 और 3। और इस बिल्डिंग का नाम है सुराना मेंशन, लेंसेज स्ट्रीट, सुराना मेंशन। चलिए मैं बिल्डिंग के और करीब ले जाता हूं आपको। आप सामने देख रहे हैं न्यू मार्केट, और न्यू मार्केट से बाबा की वो गद्दी जहां बाबा बैठा करते थे, कितनी वो बिल्डिंग दूर है, आपको इससे एक आइडिया मिल रहा है।
न्यू मार्केट की वो बिल्डिंग अभी भी लगभग वैसी की वैसी ही है। तो आप कल्पना कीजिए कि आप कलकत्ता पहुंच गए हैं। न्यू मार्केट में अक्सर करके अंग्रेज या विदेशी ही जो है मार्केट्स में आया करते थे, भीड़ से थोड़ी अलग। तो अभी भी वो पुरानी न्यू मार्केट की बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, और यहाँ से बाबा की बिल्डिंग्स कितनी नजदीक है, कितनी दूर है, आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। सारी खिड़कियों की बनावट सब कुछ पुराने जमाने जैसे, आज भी ये बिल्डिंग वहां पे खड़ी है। और बाबा ने जो दुकान शुरू की थी उसका नाम क्या था? लखीराज सेवकराम एंड सन्स, पार्टनर और उनका दोनों का नाम था लखीराज सेवकराम एंड सन्स के नाम से बाबा ने ये शुरू की थी। और ये किसका फोटो है? दादा आनंद किशोर का। दादा आनंद किशोर और ब्रह्मा बाबा का क्या संबंध था? चलिए मैं स्पष्ट करता हूं। ब्रह्मा बाबा 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम तुलसीदास था, दूसरे भाई का नाम नवल राय था, और तीसरे थे लखीराज अर्थात स्वयं ब्रह्मा बाबा। 3 भाई थे। तो जो बड़े भाई थे तुलसीदास, उनका एक बेटा था जिसको हम यज्ञ में भाऊ कहते हैं, या दादा विश्व किशोर कहते हैं। और जो तुलसीदास जो थे, उनकी बेटी की शादी दादा आनंद किशोर से हुई थी। वो बाबा के क्या हुए? दामाद, क्योंकि भाई की बेटी की शादी हो रही है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है एकदम? तो जो तुलसीदास जो बड़े भाई थे, उनके बेटे का नाम क्या था? विश्व किशोर, जिनको हम यज्ञ में भाऊ कहते हैं। और भाऊ की जो बहन थी उसकी शादी आनंद किशोर से हुई थी, दादा आनंद किशोर से। इसीलिए तो इनका भी बिजनेस था। बाबा के बिजनेस का नाम क्या था? लखीराज सेवकराम एंड सन्स। इनका पहले नाम क्या था? लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण एंड कंपनी ऐसे करके था। इन्होंने भी ऐसे ही किया था जैसे बाबा ने किया था। जब बाबा ने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, और छोड़कर बाबा कहां आ गए? हैदराबाद, सिंध। आनंद किशोर दादा ने भी क्या किया था? उन्होंने भी अपने पार्टनर राम को छोड़ दिया, और वो भी कहां आ गए? सिंध। 3 in 1 बुक में आपको इसका विवरण मिलेगा। जो निर्मल शांता दादी की जो किताब है, आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, इसमें इसका जिक्र आता है इस किताब में। अच्छा, मैं और भी नजदीक के फोटोग्राफ दिखाता हूं। देखिए, ये गद्दी पे बैठे हैं आनंद किशोर, गद्दी पे ही बैठे हैं दादा आनंद किशोर। और क्या लिखा है? राम लक्ष्मण एंड। अभी भी ये दुकान वहां बाटा शोरूम के पास में ही वैसे की वैसे ही है। दुकान के ऊपर क्या लिखा है? तुलसीदास एंड सन्स। देखिए, ऐसे कुछ फोटोग्राफ हैं जो अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो भाऊ की भी दुकान थी, भाऊ की दुकान नीचे थी, वो रिटेल की शॉप थी। तो भाऊ उनको ज्वेलरी दिखाते थे, और अगर किसी को होलसेल में चाहिए, थोक में चाहिए, तो भाऊ ऊपर ले जाते थे कोठी में, जहां पे बाबा की जो गद्दी थी वहां पे ले जाते थे। वहां पे सारी चीजें फ्रीज होती थी। तो जैसे कि ये भी दुकान बाबा की ही थी। तो कलकत्ता की इन दुकानों का जो है फोटो आपके सामने जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं मुरलियों पे। अब जैसे ही जहां बाबा रहते थे उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पे आप जाएंगे तो एक बहुत ही फेमस गार्डन है जिसे बोटेनिकल गार्डन कहते हैं, जगदीश चंद्र बोस के नाम से है। और बाबा मुरलिया में इसको याद करते हैं। याद है? ऐसा पेड़ जिसका बताते हैं, जिसका ट्रंक हिस्सा जो है मिसिंग है, और पूरा पेड़ जो है एरियल रूट्स पे टिका हुआ है। तो चलिए, ये मुरलियों में बातें आती हैं। चलिए, हमें आपको पेड़ देखना है कैसे दिखता है। ये करीबन 106 एकड़ में फैला हुआ है, और ये 250 वर्ष पुराना पेड़ है। 250 वर्ष पुराना। चलिए, मैं आपको इसके लाइव वीडियोस दिखाता हूं। आज मैं ले चलता हूं आपको कलकत्ता बॉटेनिकल गार्डन में। आप में से बहुतों ने देखा होगा जो कलकत्ता रहते होंगे, जो नहीं रहते हैं उनके लिए। आप देख रहे हैं कहीं पे उसका मेन पार्ट है ही नहीं, मिसिंग है। इस पेड़ के नीचे कितने लोग आ सकते हैं? इस पेड़ के नीचे लगभग 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं। इतनी इसकी जो है घेराव है। आप चल चल के थक जाएंगे, इतना विशाल है ये।
250 वर्ष पुराना पेड़। बताते हैं कि इसके मेन जो ट्रंक था उसमें बीच में आंधी आई थी तो काफी नुकसान हुआ था, उसमें फंगस लग गया था, उसको काटना पड़ा। और ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है, सबसे विशाल वट वृक्ष, जिसको बाबा मुरलियों में याद करते हैं। तो आप महसूस कर सकते हैं कि आप भी कलकत्ते पहुंच गए हैं और इस विहंगम दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मुरली में बाबा एक और चीज को याद करते हैं। कलकत्ता से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है जिसे कहते हैं सागर द्वीप, और जिसको मुरली में बाबा बार बार याद करते हैं। और बाबा कौन से नाम से याद करते हैं मालूम है? गंगा सागर। मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे, हम नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, स्टार्टिंग के दिनों में हम नॉर्थ में थे, बाद में मुंबई शिफ्ट हुए, तो हमारी दादी माँ और दादा जो है गंगा सागर स्नान करने गए थे। और तक उस जमाने में एक फिल्म आई थी, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर। मैंने शायद पहली बार वो मूवी देखी थी लाइफ में, पहली मूवी। तो अब बताते हैं कि यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन काफी मेला लगता है, और हावड़ा से लगभग ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक आइलैंड है, द्वीप है, जिसको सागर द्वीप के नाम से जाना जाता है। और शास्त्रों में यादगार है, बताते हैं कि एक पैर पे तपस्या करने वाले कौन? भागीरथ, उसने यहाँ पे तपस्या की थी, जिसके 60,000 पुत्रों को जो है मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो लोग समझते हैं कि हम भी जब वहां स्नान करेंगे तो क्या हो जाएगा? मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। उनको ये नहीं मालूम कि यहाँ गंगा सागर, सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी क्या कर रही हैं? मिल रही हैं। वास्तव में गंगा सागर कौन क्या है? ये माउंट आबू का सबसे महान तीर्थ है। तो बाबा जो याद करते हैं, ये गंगा सागर का वही स्थान है। आप देख रहे हैं कि कैसे लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग रिचुअल्स जो है फॉलो करते हैं, गौ का दान करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो मुरलियों में बाबा इसको याद करते हैं, गंगा सागर को, इसलिए हमने ये दिखाया। अब मैं आपको ले चलता हूं कराची। अब बाबा कलकत्ता से कहाँ गए? हैदराबाद। अच्छा, किसको किसको मालूम है कि हैदराबाद और कराची में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? हमारे यज्ञ की शुरुआत कराची में हुई थी कि हैदराबाद में? जो कहते हैं हैदराबाद में हाथ ऊपर करें। कराची, देख कुछ कराची भी कह रहे हैं, और जो हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं वो देखिए। तो कराची समुद्र के किनारे है, हैदराबाद सिंधु नदी के किनारे है, दोनों में अंतर है। कराची समुद्र के किनारे है और हैदराबाद सिंध नदी के किनारे है। हैदराबाद से कराची उन दिनों में, उन जमाने में हैदराबाद से कराची ट्रेन जाती थी, दादी प्रकाश मणि बताती थी। और ट्रेन से कितने घंटे लगते थे? 3 घंटे, और 2 रुपया टिकट। 2 रुपये टिकट और 3 घंटे। अक्सर करके रात को ट्रेन जाया करती थी। तो जब बहुत हंगामे होते थे तो बाबा क्या करते थे? हैदराबाद से ट्रेन पकड़ते थे और कहां चले जाते थे? कराची। कराची में शांतामणि दादी के पिता कौन थे? रिजुमल, उनका बंगला हुआ करता था, तो बाबा वहीं पे चले जाया करते थे। तो हमारे यज्ञ की स्थापना कहां हुई थी? हैदराबाद सिंध में। तो हैदराबाद अलग है, कराची अलग है। हमारा यज्ञ मात्र 2 साल के आसपास तक ही हैदराबाद था, बाकी 12 साल कहां बिताया गया? कराची में। कराची बिल्कुल मुंबई की मरीन ड्राइव की तरह बहुत ही पॉश शहर है। तो आज मैं आपको हैदराबाद भी ले जाऊंगा और कराची भी। तो चलिए चलते हैं हैदराबाद। हैदराबाद नक्शे में आप देख रहे हैं, स्लाइड्स में देखेंगे। आप कहां पहुंच गए? हैदराबाद स्टेशन। चलिए मैं आपको और नजदीक ले जाता हूं। अभी आप हैदराबाद स्टेशन से बाहर उतर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, और आज हैदराबाद कैसे दिख रहा है हम देख सकते हैं। आज का हैदराबाद
हैदराबाद की यात्रा पर। पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लगभग वैसी की वैसी ही हैं। बहुत सारे बिल्डिंग्स भी लगभग वैसे के वैसे ही हैं। शाही बाजार और हैदराबाद के वो पुराने मकान, सामने दूर सिंधु नदी, हैदराबाद स्टेशन आप देख रहे हैं, और वहां से दूर ठंडी सड़क और सिंधु नदी। ये शाम का नजारा है। कुछ मस्जिदें, सिंधु नदी को क्रॉस करते हुए पुल, शाम का नजारा। कुछ दूरी पे सिंधु नदी भी है। ये दिखाया गया है कि सिंधु नदी के किनारे सूरज डूब रहा है। शायद लगता है कि आपने रात की ट्रेन पकड़ी होगी। कल्पना कीजिए कि अगर आज से लगभग 100 साल पहले हैदराबाद में होते तो मालूम है वहां के घर कैसे दिखाई देते हैं? कुछ ऐसे। और आप बता सकते हैं कि सब हर घर के ऊपर कुछ लगा हुआ है। क्या है घर के ऊपर? ये एंटेना नहीं है। इसे इंग्लिश में कहते हैं विंड कैचर और सिंधी में कहते हैं मंग कहते हैं। क्या होता है कि जब वहां हवा बहती है ना, तो ये क्या करता है, हवा को कैच कर लेता है और अंदर के कमरों को बहुत शीतल और ठंडा रखता है। इसको मंग कहते हैं। इसलिए लोग हैदराबाद को कहते थे सिंधी में मंग जो शहरू, सिंधी में ऐसे कहते थे। 1960 के दशक में धीरे धीरे फैशन कम हो गया, लोगों ने ये अपने घर के ऊपर मंग लगाना जो है बंद कर दिया। तो बाबा के जमाने में अगर आप सिंध में होते तो नजारा कुछ ऐसा ही होता। अच्छा खैर, मैं आपको अभी अंदर ले जाता हूं। ये 1936 का फोटो है। एक सुनार की दुकान में अगर आपने एंट्री की होती तो आपको कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता। अच्छा, आप कुछ शॉपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सारी पुरानी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, बाबा जहां रहते थे, जिस एरिया में रहते थे, उसका नाम था हीराबाद। वहां बहुत अच्छे अच्छे महलों जैसे जो है बंगलो हुआ करते थे, और वो बंगले आज भी वैसे के वैसे ही हैं। मैं आज उनके वीडियोस दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सारे सिंधी लोग वहां छोड़कर कहां आ गए? इंडिया। और इंडिया के सारे मुस्लिम जाके वहां ऑक्यूपाई हो गए। तो इतने अच्छे अच्छे महलों की तरह जो बंगले हुआ करते थे, आज भी हैदराबाद में वैसे ही हैं। इसको कहते हैं नवल राय टावर, या घंटा घर भी कहते हैं, नवल राय टावर कहते हैं। अब जो है शाही बाजार के नाम से जानते हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। और पक्का किला, इसको लोग पक्का किला कहते हैं, हैदराबाद का किला है। तो अगर आप हैदराबाद में होते तो आपको किला भी दिखाई देता। अभी भी ये किला वैसे का वैसे ही है। तो नवल राय टावर, और ये रहा पक्का किला, और ये कुछ बंगलो। चलिए मैं आपको ले चलता हूं हैदराबाद, और ये आपका साक्षात्कार अभी शुरू हो रहा है। आप हैदराबाद में हैं, शाही बाजार में आप एंट्री कर रहे हैं। सारे बंगलोज वैसे के वैसे ही हैं।
हैदराबाद एरिया, इसी हीराबाद में बाबा का घर भी हुआ करता था। इसे लोग जसोदा निवास भी कहते थे। सोनारा लेन, आज भी सारे के सारे मकान वैसे के वैसे ही हैं। तो ये शाही बाजार एशिया का बहुत बड़ा बाजार माना जाता है। तो अब हम फिर से हैदराबाद से, मैं अभी आपको और अंदर ले जाता हूँ। हैदराबाद में जो सबसे बड़ी फैमिली थी जिसका नाम था मुखी की फैमिली, जो एंटी ओम मंडली की तरफ आ गए थे। मुखी का परिवार बहुत बड़ा परिवार था, बहुत चैरिटी किया करता था। उसका बताते हैं कि ये फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू दिखाए गए हैं। तो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भी मुखी के घर में रुकते थे। ये मुखी गोविंद राम है, इसके भाई जेठामल ने जो है बहुत बड़े वहाँ पे महल जैसे बंगलोज बनाए हैं। तो ये देखिए मुखी का परिवार है। हम ओम मंडली के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा एंटी ओम मंडली के बारे में भी बताने वाला हूँ। यही मुखी गोविंद राम जो बाबा से मिलने के लिए बाद में, जब बाबा पार्टीशन के बाद आ गए थे, तो ये मुखी गोविंद राम का फोटो है। बहुत कम लोग इसको जानते हैं। पहले आपने फोटोग्राफ देखे होंगे। मुखी की फैमिली, पहले वहाँ के घरों में टॉयलेट्स नहीं हुआ करती थी। महिला कॉन्फ्रेंस के बाद, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के बाद बताते हैं महिलाएं मुखी के घर में रुकी थी। सामने आप देख रहे हैं सफेद साड़ी में जो महिला खड़ी है, वह है पुतली बाई। आप सामने गोविंदाराम मुखी का फोटो देख रहे हैं जो एमएलए हुआ करते थे। और आप जो दूसरा फोटो देख रहे हैं वो है उनकी वाइफ पुतली बाई का। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने फोटो क्यों दिखाया है। वास्तव में आपने यज्ञ हिस्ट्री में तो सुना ही होगा लाखा भवन की घटना को। एंटी ओम मंडली वालों ने आग लगाने की कोशिश की थी। लाखा भवन हैदराबाद सिंध के खाटूबंद लेन में पड़ता है और यह घटना शाम की है जब मम्मा क्लास करा रही थी। दादी ब्रिज इंदिरा अपना अनुभव सुनाती हैं कि जिस समय आग लगाने की कोशिश की गई थी उस समय पुतली बाई भी या पुतली बहन भी लाखा भवन में मौजूद थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मम्मा ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कंप्लेन की और लगभग 110 लोगों के हस्ताक्षर लिए गए। और उसके बाद बताते हैं कि पुतली बाई ने भी अपने हस्ताक्षर किए थे उस अर्जी में, उस कंप्लेन में। सोचिए, वाइफ ओम मंडली में और हस्बैंड एंटी ओम मंडली में। तो मुखी का बंगलो है, सामने आप देख रहे हैं। चलिए मैं आपको मुखी के बंगलो में ले जाता हूँ। आप सोच रहे हैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि दादी निर्मल शांता की 1932 में शादी मुखी मंगाराम के परिवार में ही हुई थी। और तभी उनकी उम्र कितनी थी? मात्र 15 वर्ष। मैं 1932 की बात कर रहा हूँ। तो मुखी फैमिली बहुत रिच थी, आपको उसका अंदाजा इससे मिल जाएगा। अब क्या हुआ है, ये मुखी हाउस एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मुखी हाउस। मुखी हाउस की तारीखी अहमियत। पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे सिंध में हैदराबाद एक कदीम शहर है जिसे माजी में नहरून कोट भी कहा जाता था। इस कदीम शहर की कदीम इमारत में मुखी हाउस तामीरात का आला नमूना पेश करती है जो आज भी काबिले दीद है। ये इमारत हैदराबाद के इलाका पक्का किला के करीब होम स्टेड हॉल के सामने मौजूद है, जिसे अब एक सदी होने को है। इस इमारत को मुखी हाउस या मुखी महल के नाम से जाना पहचाना जाता है। ये इमारत सन 1920 में उस वक्त की मशहूर शख्सियत जेठानंद मुखी ने अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक तामीर करवाया, जिसे उन्होंने मुखी महल का नाम दिया था। देखा जाए तो ये वाकई एक महल से मुशाबा है और हैदराबाद की काफी कदीम इमारत में से ये एक खूबसूरत इमारत है।
इस इमारत का रकबा 833 मुरब्बा गज है। इसके 4 दरवाजे हैं। ये घर एक सिंधी हिंदू मुखी खानदान के 2 भाइयों गोविंदा राम और जेठानंद की मिल्कियत थी। इस शाहकार घर की तामीर के 7 बरस बाद जेठानंद मुखी 1927 में इंतकाल कर गए। मुखी हाउस उसके बाद मुखी खानदान के कई अफराद के जेर इस्तेमाल रहा। इस दीदाजेब महल को सन 2009 में हुकूमत सिंध के महकमा आसार कदीमा ने इसको संभालने का फैसला करके इस हसीन महल में म्यूजियम कायम करने का तैयार किया गया। दरियासना सन 2013 में मुखी हाउस खानदान ने अपने कदीम आबाई घर का दौरा किया और मुखी हाउस को सिंध हुकूमत के हवाले करने के बाद म्यूजियम में तब्दील करने की बाकायदा इजाजत दे दी। तो आपको मालूम है कि हैदराबाद में 2 बिल्डिंगें बहुत मशहूर थी और ये हमें नाम याद रखना चाहिए। एक जसोदा निवास। जसोदा निवास में कौन रहता था? ब्रह्मा बाबा। आज भी जसोदा निवास हैदराबाद में है। तो जब मुखी लोग की बिल्डिंग्स हैं उन्होंने उन्हें म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया है, तो क्यों ना जसोदा निवास को भी क्या होना चाहिए? तो मुझे याद है रमेश भाई ने, बहुत पहले की बात है, रमेश भाई का जब इंटरव्यू दादा नारायण के साथ चल रहा था, आपने देखा भी होगा, तब रमेश भाई ने कहा था कि जैसे हैदराबाद में जो है जसोदा निवास है, तो इंडिया के हैदराबाद में भी बिल्कुल वैसा ही एक मॉडल किसका बनाना चाहिए? जसोदा निवास का। मैं तो कहता हूं ठीक है, अभी तो रमेश भाई जो है अव्यक्त हुए हैं और इसके बाद जो है अभी नारायण दादा भी नहीं रहे, तो मैं समझता हूं कि कम से कम चलिए म्यूजियम ना बने, लेकिन एक कम से कम डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए सर। तो कम से कम एक डॉक्यूमेंट्री मैं तो समझता हूं कि इस पे बननी चाहिए। और मैं सोच रहा था कि अभी श्रीकांत भाई से बात कर रहा था कि अगर गॉडलीवुड स्टूडियो के थ्रू ये बनाया जाए तो कितना अच्छा। चलिए, बाबा पे फिल्म नहीं बन सकती तो कम से कम एक डॉक्यूमेंट्री तो बनाई जा सकती है।